जय हिंद सभी को। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पुष्यभूति वंश, या इसी को हम क्या कहते हैं, वर्धन वंश। नाम से ही लग रहा है वर्धन वंश, ठीक है। गुप्त वंश के बाद कोई भी एक मजबूत वंश का उदय जो है भारत में नहीं हो रहा था। कोई भी केंद्रीकृत शासन व्यवस्था जो है वो भारत में नहीं थी। तो उस एक भरने के लिए, उस गैप को भरने के लिए एक मजबूत और केंद्रीकृत एक शासन व्यवस्था की जरूरत थी। वो शासन व्यवस्था हमें कौन सा वंश देता है, पुष्यभूति या वर्धन वंश। अभी के समय हमारा गुप्त का पतन होने के बाद लगभग जो है मुख्य वंश हमारा 4 ही मुख्य वंश बचा था। एक था मौखरी वंश, एक था पुष्यभूति वंश, एक था मैत्रक वंश और एक था गौर वंश। मुख्यतः यही 4 वंश जो है भारत पे शासन करने के लिए उस समय थे। जिसमें सबसे मजबूत जो वंश था उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पुष्यभूति या वर्धन वंश के नाम से हम विख्यात है। इसके संस्थापक कौन थे, पुष्यभूति इनके संस्थापक थे। और इनके राजधानी कौन था, थानेश्वर। बीपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे, तो पुष्यभूति के कौन थे, पुष्यभूति ही थे। या वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे, तो पुष्यभूति थे, ठीक है। अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे प्रमुख बिंदु है, कुछ देर बाद हम प्रमुख बिंदु पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले संस्थापक और राजधानी क्लियर है। संस्थापक है पुष्यभूति और राजधानी थी इनकी थानेश्वर। थानेश्वर जो है राजस्थान के कुरुक्षेत्र, हाँ हरियाणा के कुरुक्षेत्र के करीबन थानेश्वर पड़ता है, ठीक है। पुष्यभूति में हम लोग जरा देखते हैं तो पुष्यभूति का जो है संस्थापक कौन थे, पुष्यभूति। तो पुष्यभूति में जो है का जो एक कह सकते हैं हम कि जो स्वतंत्र शासक था वो थे प्रभाकर वर्मन। वो कौन से थे, प्रभाकर वर्मन। प्रभाकर वर्मन की पत्नी कौन थी, क्या नाम था, यशोमती। प्रभाकर वर्मन की पत्नी कौन थी, यशोमती, ठीक है। प्रभाकर वर्मन और यशोमती से लगभग हमें जानकारी मिलती है कि इनकी 2 पुत्र और 1 पुत्री थी, ठीक है। बिल्कुल फिल्मी अंदाज में इसका स्टोरी चलता है। क्या अंदाज में चलता है, पूरा फिल्मी अंदाज में स्टोरी चलेगा। कोई भी डाउट नहीं है, फिल्मी अंदाज में कैसे चलता है। तो इनका 2 पुत्र था, एक राजवर्धन, एक हर्षवर्धन और एक राजश्री थी। एक कौन थी, राजश्री थी। बड़ा बेटा राजवर्धन, छोटा बेटा हर्षवर्धन। एक बीच में बेटी थी जिनका नाम क्या था, राजश्री। राजश्री का जो है शादी होता है, क्या होता है, शादी होता है किससे, ग्रह वर्मा से। किससे होती है, ग्रह वर्मा मौखरी वंश का था। किस वंश का था, और ये कन्नौज का था। मौखरी वंश कहाँ है, कन्नौज पड़ता है। तो 2 पुत्र थे, एक राजवर्धन और एक हर्षवर्धन, और इसकी बहन का नाम क्या था, राजश्री। राजश्री का जो शादी हुआ वो मौखरी वंश से किसके साथ हुआ, ग्रह वर्मा से। किसके साथ हुआ, ग्रह वर्मा से हुआ। ग्रह वर्मा से शादी होने के बाद इसका ग्रह खराब हो गया। और ग्रह खराब हो गया किस लिए, क्योंकि मालवा के शासक एक देवगुप्त थे। कौन थे, मालवा के शासक देवगुप्त था। ये आक्रमण किया कन्नौज पे। ये आक्रमण किस पे किया, कन्नौज पे आक्रमण करने के बाद यह ग्रह वर्मा की हत्या कर देता है। यह ग्रह वर्मा की क्या करता है, हत्या कर देता है। यह ग्रह वर्मा की क्या करता है, हत्या कर देता है। तो अपनी बहन के पति की हत्या जो है, उस समय राजगद्दी पर कौन था, राजवर्धन था। राजवर्धन अपनी बहन के पति का बदला लेने के लिए राजवर्धन ने किसको मार दिया, देवगुप्त को मार दिया। किसे मार दिया, देवगुप्त को मार दिया। देवगुप्त को क्या किया, मार दिया। देवगुप्त का एक बहुत बढ़िया दोस्त था। वो दोस्त क्या, कौन था, शशांक था, ठीक है। कौन था, शशांक था। देवगुप्त का बहुत अच्छा दोस्त था। तो देवगुप्त का मौत का बदला लेने के लिए इसको कौन मारा, राजवर्धन मारा। तो इसने, शशांक ने उठ के राजवर्धन को क्या कर दिया, मार दिया। राजवर्धन को क्या कर दिया, मार दिया। कहानी ये था कि राजवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री 2 बेटा 1 बेटी। राजश्री का शादी हुआ ग्रह वर्मा से। इसका ग्रह कौन खराब कर दिया, देवगुप्त। देव थे वो ग्रह खराब कर दिए, ठीक है। तो देवगुप्त ग्रह वर्मा की हत्या कर देता है। तो देवगुप्त से बदला लेने के लिए कौन आगे आता है, राजवर्धन। राजवर्धन देवगुप्त को मार देता है। तो देवगुप्त का भी तो कोई होगा ना, तो उसका ये दोस्त था। कौन था, दोस्त था। दोस्त कौन था, शशांक। और शशांक ने किसकी हत्या कर दी, राजवर्धन की हत्या कर दी। शशांक ने किसकी हत्या कर दी, राजवर्धन की हत्या कर दी। अब
बड़े भाई की हत्या का बदला कौन लिया? छोटा भाई। और छोटा भाई ने किसको मार दिया? शशांक को मार दिया। किसको मार दिया? शशांक को मार दिया। और अपनी बहन को पुनः जो है वो कहाँ पे बैठाया? मौखरी वंश कन्नौज में। इस कन्नौज को हर्षवर्धन ने अपने राज्य में क्या किया? मिला लिया। ठीक है, राज्य में मिलाने का एक ही उद्देश्य था कि जब ग्रह वर्मा की मृत्यु हुई थी तो उस समय इसकी बहन के साथ वहाँ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, तो इसने जो है क्या किया? कन्नौज को अपने राज्य में मिला दिया। कहानी बस इतना है कि एक प्रभाकर वर्मन पिता थे, इनकी 3 पुत्री 3 बच्चे थे, राजवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री थे, जिनमें राजश्री का विवाह ग्रह वर्मा से हुआ। इनका ग्रह खराब कर कौन दिया? देवगुप्त कर दिया। देवगुप्त की हत्या किसने कर दी है? राजवर्धन ने कर दी। और फिर जो है राजवर्धन की हत्या किसने कर दी? शशांक कर दिया। और शशांक की हत्या किसने कर दिया? हर्षवर्धन, छोटा बेटा हर्षवर्धन था। यहाँ वीडियो यही लेल बनाने का मन नहीं करता है, इतना पे पा होता है ना, ठीक है, दिमाग हिल जाता है। कंसेप्ट क्लियर है? यही एक पूरा स्टोरी था कि प्रभाकर वर्मन राजश्री बहन के पति को मारा, तो बड़ा भाई जो है वो उसका बदला लिया। फिर इसका दोस्त आया और बड़ा भाई की हत्या कर देता है। बड़ा भाई की हत्या का बदला कौन लेता है? छोटा भाई हर्षवर्धन लिया। और फिर हर्षवर्धन ने कन्नौज को क्या कर दिया? अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक है, अब आते हैं कुछ प्रमुख बिंदु पर देखते हैं। तो राजवर्धन लगभग 606 ईस्वी में राजगद्दी पे बैठा था। कब बैठा था? 606 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। हर्ष को शिलादित्य भी कहा जाता है। हर्ष को क्या कहा जाता है? शिलादित्य कहा जाता है। जैसे पूछा जाता है अशोक का नाम क्या कहा जाता है, तो अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी कहा जाता है। उसी तरह हर्ष को क्या कहा जाता है? शिलादित्य कहा जाता है। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया था कि नहीं कर लिया था? ठीक है, क्यों? क्योंकि पहले जो है देवगुप्त को हराया कौन था? राजवर्धन। और राजवर्धन को फिर मार दिया शशांक, तो मालवा पे अधिकार कर लिया था कि नहीं कर लिया था? तो शशांक को हटा के फिर जो है कन्नौज पे अधिकार कर लिया कि नहीं कर लिया? हर्ष और एक पुलकेशियन द्वितीय के बीच में एक युद्ध हुआ। ठीक है, और वो युद्ध में नर्मदा नदी के पर हुआ था। कहाँ हुआ था? नर्मदा नदी के तट पर हुआ। तो पुलकेशियन से बोला गया कि ठीक है हर्ष, तुम उत्तर में रहो और हम कहाँ रहेंगे? नर्मदा के दक्षिण में रहेंगे। नर्मदा को हम लोग बॉर्डर बना लिए, इसीलिए जो है कहा जाता है उत्तराधिपति हर्षवर्धन को बोला जाता है और दक्षिणाधिपति किसे बोला जाता है? पुलकेशियन द्वितीय को बोला जाता है। तो उत्तराधिपति हर्ष और दक्षिणाधिपति पुलकेशियन द्वितीय। ह्वेनसांग बहुत फेमस जो है राइटर थे ह्वेनसांग। ये क्या किसके दरबार में आए थे? हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। जाएगा यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? ह्वेनसांग को कहा जाता है। नीति का पंडित किसे कहा जाता है? ह्वेनसांग को कहा जाता है। और वर्तमान के शाक्य मुनि भी किसे कहा जाता है? ह्वेनसांग को कहा जाता है। कहा जाता है कि ह्वेनसांग यहाँ पे चीन से यहाँ पे जो है ना नालंदा विश्वविद्यालय में वो आया था बौद्ध की ज्ञान प्राप्त करने। ठीक है, परंतु जो है वो किसके दरबार में आया था? ह्वेनसांग के दरबार में आया था। साथ में कहा जाता है कि इसी से प्रभावित होकर हर्ष ने 641 ईस्वी में चीन में राजदूत भेजा था। कितना में भेजा था? चीन में 641 में भेजा था। और चीन के यहाँ से 643 और 645 में 2 राजदूत कहाँ आए थे? इंडिया आए थे। मतलब भारत और चीन के बीच में हर्षवर्धन के समय हम कह सकते हैं कि मैत्रीपूर्वक रिश्ते थे। आगे चलते हैं। तो अभी का जो चीज चला था वो पुष्यभूति या वर्धन वंश चला था, जिसमें कुछ कुछ वंश थे, मौखरी वंश, पुष्यभूति, मैत्रक और गौर थे। इन्हीं के बीच में लड़ाई हुआ था। तो पुष्यभूति के संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति, राजधानी इनका क्या था? थानेश्वर। उनके जो संस्थापक थे पुष्यभूति थे, लेकिन स्वतंत्र संस्थापक माना जाता है प्रभाकर वर्मन को। प्रभाकर वर्मन और यशोमती के यहाँ से 3 संतान की प्राप्ति हुई, राजवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। राजश्री का शादी हुआ ग्रह वर्मा से। ग्रह इनका खराब कौन कर दिया? देवगुप्त। फिर देवगुप्त को किसने मार दिया? राजवर्धन। राजवर्धन को फिर इसका मित्र, देवगुप्त का मित्र शशांक मारता है, और शशांक को फिर कौन मार देता है? हर्षवर्धन मार देता है। कहानी यही है। साथ में राजवर्धन 606 ईस्वी में गद्दी पे बैठा। हर्ष को शिलादित्य कहा जाता है। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया। हर्ष और पुलकेशियन द्वितीय में नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, इसीलिए उत्तराधिपति कहा जाता है हर्ष को और दक्षिणाधिपति कहा जाता है पुलकेशियन द्वितीय को। ह्वेनसांग
हर्षवर्धन के दरबार में आया था, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, साथ में नीति का पंडित और वर्तमान का शाक्य मुनि भी कहा जाता है। इसी से प्रभावित होकर हर्ष ने 641 ईस्वी में चीन में अपना दूत भेजा और 643 से 645 ईस्वी में चीन का दूत भारत में आया था। इससे हम कह सकते हैं कि भारत और चीन के रिश्ते इस समय बेहतर थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं हम लोग हर्षवर्धन के समय का प्रशासन कैसा था और कुछ कुछ बिंदु जो हर्षवर्धन से महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। हर्ष पहले शैव धर्म अपनाया था। कौन अपनाया था? शैव धर्म अपनाया था। हर्ष पहले कौन धर्म अपनाया था? शैव धर्म अपनाया था। ह्वेनसांग से मिलकर ये क्या हो गया था? बौद्ध हो गया था। ह्वेनसांग से मिलकर ये क्या हो गया था? बौद्ध हो गया था। हर्ष के समय प्रति 5 वर्ष एक समारोह होता था जिसे महामोक्ष परिषद कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? महामोक्ष परिषद कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है? महामोक्ष परिषद कहते हैं। तो हर्ष के समय प्रति 5 वर्ष एक समारोह होता था जिसको हम लोग क्या कहा जाता है? महामोक्ष परिषद। छठा जो इसका हुआ था ना, इसमें स्वयं कहा जाता है कि स्वयं हर्षवर्धन क्या था? इसमें सम्मिलित था, आया हुआ था। हर्ष के पूछता है दरबारी कवि कौन थे? तो बाणभट्ट थे। और बाणभट्ट ने एक किताब लिखा है, इस किताब का नाम हम लोग कहते हैं हर्ष चरित्र। हर्ष चरित्र एक किताब लिखे हैं हर्ष पे, जिनका नाम है हर्ष चरित्र है। बाणभट्ट के गुरु जो दरबारी कवि थे बाणभट्ट, उनके जो गुरु थे वो थे भरचू। कौन थे? भरचू थे। इनके गुरु कौन थे? भरचू थे। कहा जाता है कि हर्षवर्धन बहुत विद्वान था और उसने जो है खुद 3 पुस्तकें लिखी है, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। क्या है? नागानंद। तो रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, ये तीनों नाटक है, संस्कृत नाटक है, जिनको कौन लिखा है? हर्षवर्धन। लेकिन जो है बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि इसके जो ओरिजिनल जो लेखक है वो कौन है? धावक है। इनको कुछ पैसा हर्षवर्धन ने दे दिया और ये अपना नाम को क्या कर दिया? अपना नाम हर्षवर्धन लिखवा दिया। तो बहुत सारे विद्वान मानते हैं कि रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद के लेखक कौन है? धावक है। लेकिन एग्जाम ऑफ व्यू से पूछेंगे कि रत्नावली कौन लिखा है? तो हर्षवर्धन, प्रियदर्शिका हर्षवर्धन और नागानंद हर्षवर्धन। इसके कुछ हम लोग कुछ प्रशासन के तरफ देखते हैं। तो प्रशासन में जो मंत्री होते थे उसको आमत्य कहा जाता था। इस समय के मंत्री क्या थे? आमत्य कहा जाता था। साथ में हम देखेंगे कि इनका जो साम्राज्य का विभाजन था, यह साम्राज्य का विभाजन कुछ इस प्रकार था कि साम्राज्य प्रांत में बना था। साम्राज्य किस में बना था? प्रांत। प्रांत बोला जाता है ना, साम्राज्य को एक प्रांत भी बोला जाता है। तो इसको छोड़िए, प्रांत को जो है किस में बांटा गया? भुक्ति में। किस में बांटा गया? तो आप जस्ट लाइक कह सकते हैं कि प्रांत एक देश था। क्या था? देश था। प्रांत किस में बटा था? भुक्ति में बटा था। तो भुक्ति को आप एक तरीका से राज्य मान सकते हैं। क्या है? भुक्ति राज्य है। तो प्रांत देश, और देश के जो राजा होते थे उन्हीं को राजा कहा जाता था। भुक्ति जो राज्य होते थे, तो राज्य जो होते थे उसके अधिकारिक को कहा जाता था ऊपरी। क्या कहा जाता था? ऊपरी। तो भुक्ति के जो शासन व्यवस्था संभालते थे वो क्या थे? ऊपरी। भुक्ति जो है वो विषय में बटा हुआ था। भुक्ति किस में बटा हुआ था? विषय में। और विषय आज के हम लोग जिला कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जिला। और विषय से नीचे क्या था? ग्राम था। तो हम कह सकते हैं कि साम्राज्य जो है पहले प्रांत में था, प्रांत के बाद अब प्रांत को ही हम लोग क्या कहा जाता है? फिर प्रांत जो है उसके बाद क्या हुआ? भुक्ति हुआ। भुक्ति के बाद विषय हुआ और विषय के बाद ग्राम हुआ। तो हम कह सकते हैं कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी। भुक्ति के जो अधिकारिक होते थे वो उपरिक कहलाते थे, विषय के विषयपति कहलाते थे और ग्राम का ग्राम अक्ष पटलिक कहा जाता था। ग्राम अक्ष पटलिक कहा जाता था। तो हम देखते हैं कि साम्राज्य प्रांत में राजा रहते थे स्वयं। भुक्ति के जो निर्देश करते थे वो कौन करते थे? उपरिक, विषय के विषयपति और ग्राम के ग्राम अक्षा पटल। कुछ प्रमुख बिंदु भी देखते हैं। प्रशासन में और भी कुछ था, जैसे पुलिस को इस समय चाट और भाट कहा जाता था। पुलिस को क्या कहा जाता था? चाट और भाट। इस समय जो प्रधान सचिव थे उनको सिंहनाद कहा जाता था कि प्रधान है तो प्रधान जानवरों में क्या है? सिंह है। तो प्रधान सचिव को क्या कहा जाता था? सिंहनाद। अश्व सेना के प्रधान और गज सेना के प्रधान, ये सब जो प्रमुख हेड जो होते थे
तो अश्व सेना के प्रधान को कुंतल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुंतल कहा जाता था। और गज के कहा जाता था स्कंद गुप्त। क्या कहा जाता था? स्कंद को जस्ट लाइक लकड़ी को स्कंद कहा जाता है, तो समझिए हाथी लकड़ी को ढोता था, ठीक है। तो गज सेना के प्रमुख कौन थे? स्कंद गुप्त। और अश्व सेना के प्रधान कौन थे? कुंतल। कौन थे? कुंतल थे। कौन थे? कुंतल थे। अब हम लोग कुछ कृषि में बात करें तो कृषि में इस समय जो सिंचाई जो होता था वो तुला यंत्र से होता था। क्या होता था? तुला यंत्र या रहट बोला जाता है, ठीक है। कृषि में रहट है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्र के लिए प्रमुख थी और वाराणसी कहा जाता है रेशम वस्त्र के लिए प्रमुख है, ठीक है। तो हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। हर्ष चरित्र में प्रांतीय शासन, जो हमारा गांव में जो प्रांतीय शासन होता है उसके लिए कौन सा शब्द आया है? यहाँ लोकपाल शब्द आया है। कौन आया है? लोकपाल शब्द आया है। तो हर्ष चरित्र के लिए में प्रांतीय शासन के लिए लोकपाल शब्द आया है। यहाँ पर हम आपको बताए थे अश्व सेना के प्रधान कुंतल और गज सेना के प्रधान स्कंदगुप्त। लेकिन थल सेना या गज सेना में अधिकारी भी तो होते थे। उन अधिकारी को, जैसे अश्व सेना के जो अधिकारी होते थे वो बृहदेश्वर कहते थे। क्या कहते थे? बृहदेश्वर। बड़े ऊंचा पे बैठे रहते थे गज में कि नहीं, तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता था? बृहदेश्वर। और जब पैदल चलते थे तो पैदल चलने में बल लगता है कि नहीं लगता है? तो बल लगता है तो बलाधिकृत। क्या कहा जाता था? बलाधिकृत। बल से चलते थे तो बलाधिकृत कहा जाता था। ह्वेनसांग के विषय में अगर बात करें तो ह्वेनसांग ने शूद्रों को सबसे पहले कृषक कहा था। यहाँ से हम जब गुप्त पढ़े थे तो हम लोग पढ़े थे कि चाणक्य ने शूद्रों को आर्य कहा था, ठीक है। तो उसी तरह ह्वेनसांग ने शूद्रों को क्या कहा था? कृषक कहा था। ह्वेनसांग ने शूद्रों को क्या कहा? कृषक कहा। ह्वेनसांग ने रेशम और सूती वस्त्र के लिए एक शब्द का प्रयोग किया है जिसको हम लोग कहा जाता है कैसय। क्या कहा जाता है? कैसय। कैसय। क्या कहा जाता था? कैसय। कसा कसा पहना रहती थी तो सूती वस्त्र और रेशम वस्त्र को कैसय कहा जाता है। इस समय जो है ह्वेनसांग, हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री ह्वेनसांग आए थे। इनका टाइम पीरियड 629 से कब तक है? 644 ईस्वी तक। 629 से 644 ईस्वी तक। लेकिन प्रमुख उस समय जो है कुछ जो है चीनी यात्री आते गए थे। हम सारा का डिटेल यहीं दे दिए हैं। जैसे ह्वेनसांग कब आया था? 629 से 644 ईस्वी में। फाहियान आया था 399 से लेकर कितना ईस्वी में? 414 ईस्वी में। फाहियान कब आया था? 399 से 414 ईस्वी में। संगयून जो है ये भी एक चीनी यात्री था और ये आया था 1515 से लेके 1520 में। 515 से लेके 520 में। कहा जाता है, एक बार ये क्वेश्चन पूछा था कि संगयून जो है कब आया था? ऑप्शन में था 518, ठीक है। तो कभी कभी 518 भी जाएगा क्योंकि 15 से 20 तक है तो 18 इसमें जाएगा। तो संयुग्न जो है ये जो है कब आया था? 515 से लेकर 520 तक। इत्सिंग भी हर्षवर्धन के ही समकालीन था और ये भी 671 से लेकर 695 ईस्वी तक कहा जाता है। कहा जाता है सब के सब लगभग हर्षवर्धन के समय ही आया था कहा जाता है, लेकिन फाहियान अलग समय आया है, ठीक है। कहा जाता है कि इत्सिंग जो है इसने बिहार की यात्रा की थी 673 ईस्वी में। कितने वर्ष में? 673 ईस्वी में। और साथ में ये 10 वर्ष जो है नालंदा विश्वविद्यालय में रहा भी है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है ह्वेनसांग कब से कब तक? 629 से लेकर 644 तक। फाहियान 399 से लेकर 314 तक। संयुग्न 515 से लेकर 520 तक। और इत्सिंग जो है वो 671 से लेकर 695 तक। इस तरीका से हम लोग देखेंगे कि हर्षवर्धन का हम लोगों ने प्रशासन पढ़ा। एक बार रिवीजन जल्दी से। हर्ष सबसे पहले जैन धर्म का अनुयायी था लेकिन ह्वेनसांग से मिलकर बौद्ध धर्म बन गया। प्रति 5 वर्ष एक समारोह होता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। छठा परिषद में ये स्वयं उपस्थित था। इनके दरबारी कवि बाणभट्ट थे जो हर्ष चरित्र लिखे थे। बाणभट्ट के जो गुरु थे वो थे भरचू। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद जो है ये तीनों को लिखे कौन थे? हर्षवर्धन। संस्कृत भाषा में एक नाटक है लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि ये किसने लिखा था? धावक लिखा था। प्रशासन में देखते हैं तो मंत्री को इस समय आमत्य कहा जाता था। साम्राज्य जो है प्रांतों में बटी थी, भुक्ति में बटी थी, विषय में बटी थी और ग्राम में। तो पूछता है कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो ग्राम थी।
प्रमुख बिंदु देखिए तो पुलिस को इस समय चाट और भाट कहा जाता था। प्रधान जो सचिव होते थे उनको सिंहनाद कहा जाता था। अश्व सेना के प्रधान को कुंतल कहा जाता था। गज सेना के प्रधान को स्कंदगुप्त कहा जाता था। सिंचाई के लिए तुला यंत्र रहट का उपयोग किया जाता था। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध थी और वाराणसी जो है वो रेशम वस्त्र के लिए प्रसिद्ध थी। प्रांतीय शासन को जो है इस समय एक शब्द आया है लोकपाल। प्रांतीय शासन को लोकपाल कहा जाता था। अश्व सेना के जो अधिकारी होते थे उनको बृहदेश्वर और पैदल सेना के अधिकारी होते थे उनको बलाधिकृत। ह्वेनसांग ने शूद्रों को सबसे पहले कृषक कहा था, लेकिन कहा जाता है कि चाणक्य ने शूद्रों को सबसे पहले आर्य कहा था। ह्वेनसांग ने सूती और रेशम के लिए एक शब्द उपयोग किया है कैसे। कैसे ह्वेनसांग आया था 629 से 644, फाहियान आया था 399 से 414, संयुग्न आया था 515 से 520 और इत्सिंग आया था 671 से 695। इत्सिंग के विषय में कहा जाता है यह बिहार में भ्रमण किया था और लगभग 673 में बिहार आया था और इसने यहाँ पे 10 वर्षों की यात्रा की थी। समझ में आया होगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।